हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रिलायंस की 48वीं मतलब 48th एजीएम हुई है 29 अगस्त 2025, मतलब कल ही की तारीख में हुई है इसकी एजीएम। एजीएम मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब साल में एक बार ये मीटिंग करते हैं और कंपनी की ग्रोथ के लिए अलग अलग चर्चाएं करते हैं। तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट हुई है जियो टेलीकॉम के आईपीओ को लेकर। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या है कि जियो टेलीकॉम का आईपीओ, उसकी पूरी डिटेल्स देंगे। क्या इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है, और होगा तो कौन सा शेयर हमें लेना चाहिए। उसके अलावा इस आईपीओ की डिटेल्स जानेंगे, मतलब इश्यू साइज क्या हो सकता है, इस कंपनी की वैल्यूएशंस क्या हो सकती है, और अगर इतना बड़ा आईपीओ आएगा तो क्या ये फेल होगा, चलेगा, वो भी हम जानेंगे। और जियो का मार्केट शेयर वगैरह कितना है वो भी हम जानेंगे। उसके अलावा क्या क्या और अनाउंसमेंट हुई है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, तो वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले एजीएम के अंदर जो अलग अलग अनाउंसमेंट हुई है उसके बारे में जान लेते हैं। तो रिलायंस ने अनाउंस किया है कि वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक के अंदर भी अब आगे बढ़ने वाला है। तो इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी भी लॉन्च की है, रिलायंस इंटेलिजेंस। काफी अच्छी बात है, मतलब अब एआई का जमाना है, तो अब ये भी एआई के अंदर उतर रहे हैं और ये गूगल, मेटा जैसी जो कंपनीज है उनकी साथ भी पार्टनरशिप में रहेंगे, मतलब एआई के लिए। दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि भी इन्होंने आगे आने वाले टाइम में प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करेंगे। ये जैसे जियो पीसी है, एआई क्लाउड है, और जियो फ्रेम्स, मतलब जियो के जो चश्मे आते हैं जिसके अंदर कैमरा वगैरह भी लगा हुआ होता है, इस तरह के मेटा के भी चश्मे आते हैं। तो उस तरह की प्रोडक्ट्स भी ये लॉन्च किए, मतलब इन्होंने एजीएम के अंदर भी बताया था। और जियो का पूरा कंप्लीट पीसी, मतलब जो कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, एआई बेस्ड होगा। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स भी ये लॉन्च करने वाली है। उसी के साथ इन्होंने ग्रीन एनर्जी का पूरा रोड मैप बताया है। सोलर, हाइड्रोजन से लेकर, मतलब जो भी एनर्जी जनरेट होती है उसको लेकर पूरा इन्होंने रोड मैप तैयार किया है। फिर उसके अलावा मेडिकल सिटी भी बनाने वाले हैं मुंबई के अंदर, मेडिकल सिटी और ग्रीन स्पेस। मुंबई के अंदर 2000 बेड वाला एआई एनेबल्ड मेडिकल सिटी बनाने वाले हैं, मतलब एआई एनेबल्ड जिसके अंदर डायग्नोस होता है वो पूरा कंप्लीट ये तैयार करने वाले हैं। तो ये कुछ जो है बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होते हुए हमें देखने को मिली है। और ये जो सारी चीजें होती है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर में आएगी। भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी एक शेयर लिस्टेड है, दूसरा रिलायंस का कौन सा शेयर लिस्टेड है, वो है जियो फाइनेंस। उसके अंदर फाइनेंस सारी चीजें होती है। अभी बाकी सारी जो भी चीजें आती है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर में आती है। फिर दोस्तों, जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, जियो टेलीकॉम का आईपीओ आने वाला है फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, मतलब ये कैलेंडर ईयर के अंदर ही आने वाला है। मतलब लगभग आप मान के चलिए जून तक ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर भी मान के चलते हैं तो सितंबर तक तो लिस्ट हो ही जाना चाहिए। तो मतलब अब 2026 के अंदर जियो टेलीकॉम का आईपीओ हमें देखने को मिल जाएगा, ये चीज पहली क्लियर है। अब जानते हैं बाकी सारी डिटेल्स। उससे पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहला सवाल ये होगा आपका कि भाई इसका आईपीओ का इश्यू साइज कितना हो सकता है। तो देखिए, काफी एक्सपर्ट्स ऐसा बता रहे हैं कि 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज हो सकता है। तो भी ये इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ होगा, क्योंकि इससे पहले Hyundai आ चुका है। और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर का इसका इश्यू साइज हो सकता है। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, मतलब ये कयास लगाए जा रहे हैं। कयास किस लिए लगाए जा रहे हैं? कयास ऐसे भी नहीं है कि भाई हवा में तीर मार दिया, ऐसा नहीं है। कंपनी की वैल्यूएशंस देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई इतना भी अगर परसेंटेज ये सेल करती है तो कितना आईपीओ का इश्यू साइज होगा, उस बेसिस पर बन रहा है। बट ये इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ तो होगा ही भाई 35 से 50,000 करोड़ रखे हुए के बीच में ही होगा, ये भी पक्की बात है। और मेरा ऐसा मानना है कि भाई 50,000 करोड़ से नीचे का ही इश्यू साइज होगा। उसका रीजन मुझे ये लगता है कि भाई इतना बड़ा अगर इश्यू साइज लेके आते हैं, 50,000 करोड़ से ऊपर चले जाते हैं, तो ये आईपीओ के चलने ना चलने की संभावना, मतलब संभावना बन जाएगी भाई या चलेगा या नहीं चलेगा। क्योंकि बड़े साइज के आईपीओ एक तो सब्सक्राइब भी कम होते हैं, ऊपर से क्या है कि परफॉर्मेंस भी इतना नहीं कर पाते हैं। जनरली मैंने बड़े साइज के आईपीओ देखे हैं, जितनी भी आईपीओ हिस्ट्री देखी है उसमें बड़े साइज के आईपीओ जनरली फेल ही हुए हैं, चाहे LIC आईपीओ की बात करें, Hyundai आईपीओ की बात करें। क्योंकि देखिए, एक तो बड़ा साइज होता है, फिर एकदम से इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ पाता और मार्केट में पैसा भी काफी ज्यादा ब्लॉक हो जाता है। तो हो सकता है कि 50,000 करोड़ से नीचे का ही इश्यू साइज हमें देखने को मिले। बट ये आईपीओ आएगा तो ये इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ ही होगा। दूसरी बात, कंपनी की वैल्यूएशंस क्या हो सकती है। तो जेफरीज के अनुसार जो कंपनी की वैल्यूएशन है 112 अरब डॉलर, 10 से 10.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की वैल्यूएशन हो सकती है। तो ये 10 से 10.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास अगर कंपनी की वैल्यूएशन होगी तो ऑब्वियसली 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का इश्यू साइज तो मिनिमम होना ही है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि हवा में तीर नहीं मारा है, लोग कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से इसका जो इश्यू साइज है वो निकाल रहे हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स 112 अरब डॉलर से ऊपर की भी वैल्यूएशन आंक रहे हैं। और हाईएस्ट जो एक्सपर्ट्स ने जो वैल्यूएशन आंकी है 154 अरब डॉलर, तो काफी बड़ी वैल्यूएशन है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 से 120 अरब डॉलर के बीच में इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए।
फिर प्राइस बैंड और लॉट साइज कितना हो सकता है, तो देखिए प्राइस बैंड और लॉट साइज की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, इसके कयास भी नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने नहीं बताया कि ये कितने शेयर सेल करेंगे, कितने करोड़ शेयर्स जो हैं सेल करने वाले हैं, उसकी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। वो अगर मार्केट के अंदर आ जाए तो हमें एक अंदाजन प्राइस बैंड भी पता चल जाए, तो अभी इसके बारे में कुछ भी अनाउंसमेंट होते हुए देखने को नहीं मिली है। अब सबसे मेन सवाल ये आती है कि क्या इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा होगा या नहीं होगा। तो देखिए अभी लास्ट जो शेयर लिस्ट हुआ था भाई, उसको क्या है कि अलग से लिस्ट करवाया था, उसके लिए कोई आईपीओ नहीं लेके आए थे, तो जियो फाइनेंशियल को अलग कर दिया था, ठीक है, उसके बाद लिस्ट करवाया था। तो उसके अंदर शेयर होल्डर कोटा था, जिसके पास भी रिलायंस का एक शेयर था, तो उसको एक शेयर होल्डर कोटा किया, उसके अंदर मतलब लोगों को रेशियो के अंदर शेयर भी दिए थे, ठीक है भाई, जिसके पास रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर है तो उसको एक जियो फाइनेंशियल का शेयर मिलेगा, तो इस तरह से भी लोगों को वो शेयर मिल गया था। अब इसका तो आईपीओ आने वाला है, तो क्या इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा होगा या नहीं होगा, तो जनरली ऐसा लग रहा है कि भाई शेयर होल्डर कोटा होने की संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि बड़ा इश्यू साइज होगा, तो अब शेयर होल्डर कोटा के लिए भी अलग से मतलब दे देंगे कोटा, और कुछ रिटेलर्स के लिए भी दे देंगे, फिर भी इतना बड़ा इश्यू साइज होगा, तो शेयर होल्डर कोटा होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। उसके अंदर पेरेंटल कंपनी इसकी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अगर मान लो होता भी है तो हमें एक शेयर लेना पड़ता है, बट अभी तक कुछ भी फिक्स अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ऑफिशियल कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं है, इसलिए ये मत मान के चलिएगा इसके अंदर होगा ही होगा या नहीं होगा, ये भी मान के नहीं चलना। बट मेरा अंदाजा ऐसा है कि भाई इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा हो सकता है, बड़ा इश्यू साइज है, इसके कारण शेयर होल्डर कोटा के लिए एक अलग से पोर्शन देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। भाई मान लो 50,000 करोड़ रुपए का इश्यू साइज होगा, तो 5,000 करोड़ रुपए अगर शेयर होल्डर्स के लिए रख लिए तो कौन सी बड़ी बात है। फिर दोस्तों जियो टेलीकॉम का आईपीओ आएगा, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए इसकी है क्योंकि जो टेलीकॉम सेक्टर है, अगर टेलीकॉम पूरा सेक्टर देखें तो उसके अंदर बड़े जो प्लेयर्स हैं, एक तो जियो है, दूसरा है एयरटेल, ये दो बड़े प्लेयर्स हैं, मार्केट लीडर हैं। उसके अंदर भी जियो का मार्केट शेयर ज्यादा है एयरटेल से, तभी जियो का अगर अभी मार्केट शेयर देखें तो 40.6% का मार्केट शेयर है, मतलब इतने कस्टमर्स इंडिया के अंदर है, वो 40.6% जियो अकेले कवर करके बैठी है, मतलब बड़ा मार्केट शेयर है जियो टेलीकॉम के पास। फिर एयरटेल के पास है 33.7%, मतलब सेकंड नंबर पर एयरटेल आता है। तो मतलब जो बड़ा मार्केट अगर मान के चले भाई 70% से ऊपर का मार्केट शेयर जियो और एयरटेल लेके बैठे हैं। फिर वोडाफोन आइडिया के पास जो मार्केट शेयर है करीब 17% के आसपास, और वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर धीरे धीरे करके घट रहा है। बीएसएनएल के पास मार्केट शेयर है 7% के आसपास, बाकी कुछ एमटीएनएल और छोटे मोटे जो भी ऑपरेटर हैं उनके पास है। तो मार्केट शेयर बड़ा है, लीडिंग कंपनी है, लीडिंग कंपनी के शेयर अगर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर होते हैं तो काफ़ी बढ़िया भी परफॉर्मेंस करते हैं। उसके अलावा बड़ा इश्यू साइज, बड़ा मार्केट कैप होगा, तो मतलब इसके अंदर वो जो डाउन जाने की संभावना है वो कम हमें देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग शेयर अगर आप इसको कह सकते हैं, डिविडेंड वगैरह भी मिलेगा, उसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। और अभी जियो टेलीकॉम ने 500 मिलियन कस्टमर भी क्रॉस कर लिए हैं, अभी एजीएम के अंदर भी अनाउंसमेंट हुई थी, तो मतलब ये पहली कंपनी है जिसने 500 मिलियन कस्टमर्स को क्रॉस कर लिया है। तो अब ये चीज हो गई कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या ये आईपीओ चलेगा या नहीं चलेगा, क्या ये अच्छा रिटर्न बना के देगा या नहीं देगा। तो देखिए पहली चीज तो ये क्लियर है कि ये भाई अगर कंपनी देखें या शेयर देखें तो क्वालिटी है, क्योंकि लीडिंग पोजीशन के अंदर नंबर 1 कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। तो नंबर 1 टेलीकॉम सेक्टर वाली कंपनी अगर हमारे पोर्टफोलियो में रहेगी तो भाई 4 चांद ही लगेंगे। और ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं देगी, हल्का फुल्का रिटर्न भी हम उम्मीद कर सकते हैं, डिविडेंड भी मिल सकता है, तो ये चीजें तो होगी ही। बट बड़ा इश्यू साइज होगा, इसका मार्केट कैप इतना बड़ा होगा, तो सोचिए भाई जो रिटर्न आप सोच रहे हैं कि भाई डबल ट्रिपल हो जाए, वो तो पॉसिबल नहीं होगा। आप हल्के फुल्के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, सालाना 4%, 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 10%, इससे ज़्यादा की मुझे नहीं लगता कि शेयर के अंदर उम्मीद होगी। ऑलरेडी इतना साइज बड़ा है, ऑलरेडी ये लार्ज कैप कंपनी है, तो आप रिटर्न की जो उम्मीद कर रहे हैं वो मुझे लगता है वो रिटर्न की उम्मीद आपकी इसके अंदर तो पूरी नहीं होने वाली। हाँ, पोर्टफोलियो के अंदर जो शेयर है वो अच्छा रख सकते हैं, जिस तरह से लार्ज कैप स्टॉक्स अगर आप रखते हैं भाई सेफ्टी के लिए आप अपना शेयर रख सकते हैं, डिविडेंड के लिए शेयर रख सकते हैं, इस तरह की पॉसिबिलिटी मुझे लगता है हो सकती है। बाकी देखिए अभी बड़े मार्केट कैप में आप एकदम से जो उम्मीद कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। अब आप बड़े जो भी शेयर उठा के देख लीजिए, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है, टीसीएस के शेयर है, वो बहुत कम ही हिलते हैं, मतलब इतना ज़्यादा आप रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी चढ़ चुके मतलब ऑलरेडी इतना रिटर्न बना चुके हैं, इतना मार्केट कैप बड़ा है, तो वापस डबल होने में तो बहुत टाइम लगेगा। और ये जब आईपीओ आएगा इसका मार्केट कैप ऑलरेडी बड़ा होगा, लार्ज कैप कंपनी होगी, आप जितना उम्मीद कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। जैसे आप एलआईसी के आईपीओ को भी देख लीजिए, उसने भी अभी ठीक ठाक ही रिटर्न बना के दिया है। जैसे Hyundai शेयर देख लीजिए, उसने भी ठीक ठाक रिटर्न बना के दिया। बस ये लिस्ट हुए हैं, इन्होंने लिस्टिंग का फायदा उठाया, ये चीज़ होगी। अब ये चीज़ क्लियर हो गई भी, शेयर होल्डर कोटा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई ये कितना रिटर्न बना के देगा, ये एक हमने अंदाजा लगा लिया कि भाई किस हिसाब से ये रिटर्न बना के दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी और सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हुए होंगे।
डाउट्स क्लियर हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।